हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सेरेब्रल पाल्सी के ऊपर अपना वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। और क्लिनिक में जब हम लोग के पास ख़ास तौर पे जब बड़े बच्चे लोग लेके 5 साल 6 साल के बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के लेके आते हैं, जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, लेटे रहते हैं, कॉन्ट्रैक्चर जिनके डेवलप हो गए हैं, मसल्स उनकी बिल्कुल टाइट रहती हैं, तो उनको देख के वाकई बहुत अफसोस होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना इस टॉपिक पे अपना वीडियो बनाऊं ताकि लोगों में अवेयरनेस करूं कि हम लोग सेरेब्रल पाल्सी को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और अगर किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो गई है तो उसको अर्ली डायग्नोसिस करके कैसे उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो इसलिए मेरे इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। देखिए, सेरेब्रल पाल्सी बेसिकली ब्रेन सेल्स का एक डिफेक्ट है जिसमें ब्रेन सेल्स हमारी डैमेज हो जाती हैं। अब ब्रेन सेल्स के डैमेज होने की वजह हो सकती है कि उसमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हों, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से ऐसा हो जाए, या ऑक्सीजन की कमी से, खून की कमी से, ब्लड सप्लाई की कमी से, या शुगर की कमी से, या अगर इन्फेक्शन हो उसकी वजह से अगर ब्रेन के ऊपर एडिमा होता है उसके बाद भी ब्रेन में डैमेज हो जाती है। और ब्रेन डैमेज की जो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं दोस्तों, ये एक बार अगर डैमेज हो जाती हैं तो रीजनरेट नहीं होती हैं। जैसे हमारे बॉडी में कहीं भी कोई भी टिश्यू है, मान लीजिए स्किन है, मसल्स हैं, और भी बॉडी के कहीं भी टिश्यूज़ हैं, एक बार डेड हो जाते हैं तो वो रीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा वो सेल्स बन जाती हैं। बट ब्रेन सेल्स अगर एक बार डेड हो जाती हैं तो रीजनरेट नहीं होती हैं। इसीलिए अगर बच्चे के दिमाग में कोई क्षति आ जाती है तो वो एक तरह की परमानेंट डैमेज होती है। बट इसमें अगर हम पॉजिटिव चीज़ देखें, ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है। सेरेब्रल पाल्सी में मान लीजिए जो भी डैमेज होना था, जो भी इंसल्ट उस वक्त हुई है बच्चे के पैदाइश के दौरान, पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद, तो ये जो भी इंसल्ट एक बार हो गई है, मान लीजिए उसके पास भगवान ने उसको 100 कोशिकाएं ब्रेन में दी थी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और 100 में से मान लीजिए 20 नष्ट हो गई हैं, तो अब उसके पास सिर्फ 80 कोशिकाएं बची हैं। ये जीवन भर उसको 80 कोशिकाओं से ही उसका काम चलना होगा। इसीलिए अगर हम लोग अर्ली इंटरवेंशन करते हैं तो उन 80 कोशिकाओं को हम लोग इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो 80 कोशिकाएं 100 कोशिकाओं का काम कर सकें, ताकि हमारा बच्चा एक प्रोडक्टिव और एक एक्टिव बच्चा बन सके। ठीक है दोस्तों, तो अब जब जहाँ तक कॉजेज़ में आते हैं, तो कॉजेज़ में ये प्रीनेटल हो सकता है कि बच्चा जब गर्भ में है उस समय अगर यदि माँ को कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कुछ ब्लड की सप्लाई प्लेसेंटा से कम हो जाए, या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से ये मतलब जैसे एंटीनेटल प्रीनेटल कॉजेज़ हो जाते हैं। इसके अलावा जो कॉमनेस्ट हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान में, जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर आते हैं बर्थ एस्फिक्सिया के। बर्थ एस्फिक्सिया का मतलब ये कि बच्चा जब पैदा हुआ तो वो रोया नहीं, और ना रोने की वजह से उसके कारण उसके वजह से उसके ब्रेन को ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण ब्रेन सेल्स उसकी डैमेज हो गई, जिसकी वजह से अब उसका वो पूरा ज़िंदगी भर उसको उस चंद घंटों का खेमयादा उसको पूरी ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। और उसके बाद बर्थ के बाद अगर माँ को मान लीजिए शुगर की बीमारी है, मदर को डायबिटीज़ है, तो बच्चे की पैदा होने के बाद शुगर तुरंत बहुत कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी अगर फिट्स वगैरह पड़ जाते हैं तो वो भी ज़िंदगी में बच्चों को बहुत आगे जाके परेशान करते हैं, और सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को हो सकता है। इसी तरह पैदाइश के बाद अगर पीलिया बहुत बढ़ जाए, RH निगेटिव मदर हो, ABO इनकम्पेटिबिलिटी हो, जिसकी वजह से पीलिया इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि उसको कर्निक्टरस हो जाए, यानी कि 20-25 से ऊपर उसका बिलिरुबिन का लेवल पहुंच जाए, तो जिसकी वजह से उसको कर्निक्टरस हो जाता है। कर्निक्टरस भी जाके ब्रेन को परमानेंट डैमेज कर देता है, और उसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी से बच्चा ग्रसित हो जाता है। इसके अलावा हेड इंजरी है, ब्रेन हेमरेज है, या बच्चे को इनकेफ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस हो जाती है, सेप्टिसीमिया हो जाता है न्यूबॉर्न पीरियड में, या 1 से 2 साल तक के बच्चों में भी अगर ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो इससे सेल्स, ब्रेन की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, और उससे भी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो जाती है। तो अब ये हमें समझना है कि सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट जो कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है वो स्पास्टिक डायप्लीजिया होता है। स्पास्टिक डायप्लीजिया का मतलब होता है कि मसल्स बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन का कंट्रोल मसल्स के ऊपर ख़त्म हो जाता है, तो मसल्स टाइट रहते हैं, और टाइट रहने की वजह से बच्चा अगर जैसे बैठने की कोशिश करता है तो पीछे की तरफ चला जाता है, उसका हेड कंट्रोल नहीं होता है, खड़ा भी होने की वजह से
अगर चलता भी है तो टोस के ऊपर चलना शुरू करता है। ये सब मसल्स की टाइटनेस की वजह से होता है। और अगर आपने देखा हो तो बच्चा जब लेटेगा तो सिजरिंग हो जाती है, बच्चे के हाथ बिल्कुल टाइट रहते हैं और पैर भी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस्ड हो जाते हैं। तो ये साइंस हैं, सिम्टम्स हैं जो कि सेरेब्रल पाल्सी की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा बच्चे के सलाइवा ड्रूलिंग होती रहती है, सलाइवा बहता रहता है, बच्चे का चलना बोलना ये सारी कुछ इसकी डिलेड हो जाती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस बच्चे को डायग्नोस कैसे करेंगे। देखिए, डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर बच्चे को कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग मेटाबॉलिक टेस्ट करा लेते हैं, मेटाबॉलिक का पूरा पैनल किया जाता है और बच्चे का थायराइड का टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा बच्चे को अगर फिट्स पड़ रहे हैं तो उसमें ईईजी करा के हम लोग बच्चे को फिट्स की दवाएं देते हैं और सीटी या एमआरआई कराते हैं। बट बार बार सीटी एमआरआई कराने का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर एक बार भी आपने सीटी एमआरआई करा लिया है, जैसे कि मैंने कहा कि क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है, तो जो एमआरआई आपने आज देखा है 1 साल बाद भी आप देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि कुछ ल्यूकोमलेशिया वगैरह बढ़ गया हो, बट ब्रेन सेल्स का डैमेज उतना ही रहता है। तो इसलिए बार बार डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएं और आपसे वो सीटी स्कैन या एमआरआई कराना है तो इसका मैं समझता हूँ कि इसमें पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीटी एमआरआई कराने से हम लोग को इतना अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ब्रेन का जो सेल्स हैं वो कितने हद तक डैमेज हैं, ब्रेन में कोई और अंदर कोई अनोमली तो नहीं है। इससे जानकारी हो जाती है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, क्या ये क्योरेबल है। ज़्यादातर माँ बाप के जहन में यही सवाल आता है कि भाई क्या इसको हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं ब्लंट लफ्ज़ों में कहूँ तो इसकी क्योर तो नहीं है, बट हाँ अगर हम इसको अर्ली इंटरवेंशन करें, इसका ट्रीटमेंट करें फिजियोथेरेपी के ज़रिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के ज़रिए, तो काफ़ी हद तक हमारा बच्चा प्रोडक्टिव हो जाता है। और इसमें समय ज़रूर लगता है, बट काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि 90 to 95% बच्चे अपने फंक्शंस को रिकवर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डैमेज बहुत ज़्यादा ना हो। अगर स्पास्टिक क्वाड्रिप्लीजिया होता है तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती है, बट स्पास्टिक डाइप्लीजिया, स्पास्टिक हेमिप्लीजिया, यानी कि अगर सिर्फ अपर हिस्सा बच्चे का वक्त कमज़ोर नहीं है या सिर्फ आधे हिस्से में पैरालिसिस है, तो इसमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं अगर अर्ली इंटरवेंशन किया जाए। तो अब ये अर्ली इंटरवेंशन है क्या चीज़। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है कि बच्चे को हम लोग 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने की उम्र पे जब हम पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं टीका लगाने के लिए, उस समय वो डॉक्टर उसको पकड़ लें, या घर में अगर कोई बहुत ही सेंसिबल माँ बाप हैं तो इस चीज़ को पकड़ लें कि भाई देखिए मैं मोटा मोटा आपको डेवलपमेंटल स्टेज बताऊँ बच्चे का, तो 3 महीने में बच्चा गर्दन अपनी संभालने लगता है, 6 महीने में बैठने लगता है, 9 महीने में घुटने चलने लगता है और 1 साल के ऊपर वो बगैर पकड़े हुए चलने लगता है। तो ये 4 मोटी मोटी चीज़ें आप याद रखिए। अगर इसमें से आपका बच्चा डिलेड चल रहा है, यानी कि आपका बच्चा 5 महीने का हो गया और अभी भी वो गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, तो ये एक लक्षण है कि बच्चा आपका डेवलपमेंटली डिले जा रहा है। बच्चा आपका 8 महीने का हो गया है और अभी बैठ नहीं पा रहा है, ये साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले है। बच्चा आपका 11 महीने का हो गया और अभी घुटने भी नहीं चल पा रहा है, तो ये भी आपका साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले है। और बच्चा आपका मान लीजिए 1.5 साल का हो गया है और वो अगर पकड़ के खड़ा भी नहीं हो पा रहा और नहीं चल पा रहा है, तो ये सारे लक्षण हैं जो कि आपको ये साबित करेगा कि बच्चा आपका डेवलपमेंटली डिलेड है। इसमें आमतौर पे घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो कहते हैं अरे नहीं तो नॉर्मल है, अभी चल जाएगा, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरा बाप भी धीरे चला था, धीरे बोला था। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वक्त, टाइम। अगर आप टाइम लूज़ कर देंगे और 2 साल के बाद आप किसी डॉक्टर के पास पहुँचेंगे तो उसके पास ऑफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे। इसी के मुकाबले अगर आप 3 महीने से 6 महीने के बीच में अगर कोई डॉक्टर पकड़ लेता है तो आप बहुत लकी हैं। फिर भी अगर 1 साल के अंदर अगर आपको इस सेरेब्रल पाल्सी की डायग्नोसिस आपके बच्चे की बन जाती है, तो मैं समझता हूँ कि आपके इंटरवेंशन के बाद उसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब इसका इलाज कोई एक डॉक्टर नहीं करता, इसमें बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम लोग लेते हैं और एक टीम वर्क है। टीम वर्क का मतलब होता है कि इसमें एक पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन आपको चाहिए, एक आपको पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक स्पीच थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट। इतने लोगों को मिलके, और बल्कि एक ऑर्थोपेडिशियन भी चाहिए आपको। तो इतने लोगों की टीम मिलके इस बच्चे को देखेगी और मिलके जब सब लोग मिलके उसका असेसमेंट करेंगे, इलाज करेंगे, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अब जैसे बच्चा, क्योंकि बच्चा लेटा रहता है, मतलब स्टिफ रहते हैं, तो ऐसे में उसको कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, मसल्स की शॉर्टनिंग होने लगती है, और बच्चे का अगर हाथ टेढ़ा है तो फिर ऐसे ही टेढ़ा रहेगा, तो फिर उसको भी कॉन्ट्रैक्चर रिलीज के ऑपरेशंस करके ऑर्थोपेडिशियंस का रोल वहाँ पे आता है। बच्चे को अगर फिट्स पड़ रहे हैं तो उसको फिट्स की दवाई दी जाती हैं।
और बच्चे की मसल्स अगर बहुत स्पाज में बहुत स्पास्टिक्स रहती हैं तो मसल रिलैक्सेंट्स की कुछ दवाएं आती हैं, जैसे बैक्लोफेन वगैरह हम लोग देते हैं, तो उससे मसल्स थोड़ी सी रिलीज होती हैं, तो उससे बच्चे के मूवमेंट में उसको आसानी पैदा करते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे बोटॉक्स का इंजेक्शन का जिक्र करना चाहूँगा। बोटॉक्स इंजेक्शन काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, ये मसल्स में डायरेक्टली दिया जाता है ताकि मसल्स रिलैक्स हो जाए, बट इसका बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूज़ भी होने लगा है और इसमें काफ़ी लोगों के पैसे भी खर्च हो जाते हैं, बट बोटॉक्स कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपको नहीं देता है। तो एज ए माई पर्सनल ओपिनियन मेरा बोटॉक्स के लिए मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं बोटॉक्स वगैरह लेके आते हैं, वक्ती तौर पे तो उनकी मसल रिलैक्स हो जाती है, बट 3 महीने 6 महीने बाद फिर वो चीज़ें वापस उसी तरीके से चली जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम मसल्स की है नहीं, प्रॉब्लम है ब्रेन की। जब तक ब्रेन सेल्स को आप लोग स्टिमुलेट करके वर्किंग कंडीशन में नहीं लाएंगे तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होगी। इसमें जैसे कि मैंने बताया ना कि पूरी टीम एफर्ट है ये, तो इसमें जो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि एक वन स्टॉप सेंटर डेवलप होना चाहिए। विदेशों में कई जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वन स्टॉप सेंटर बने हुए हैं, जहाँ पर आप अगर आप एक सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी जो टीम मेंबर्स मैंने आपको बताई यहीं पर मिल जाएंगे। बट हमारे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसे हो सकता है मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल हो, बट लखनऊ में कोई ऐसा वन स्टॉप सेंटर नहीं है। और ख़ास तौर पे जो हमारे पेरिफेरी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि हम लोग के पास ईस्टर्न यूपी से वेस्टर्न यूपी से बहुत पेशेंट्स आते हैं जो जहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तक एक अवेलेबल नहीं है, तो इन बच्चों के लिए बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आने वाले वक्तों में जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस तरह के वन स्टॉप सेंटर डेवलप कीजिए जहाँ पर इन बच्चों का एक जगह पे अंडर वन रूफ सारी केयर हो सके। और इसमें आउट ऑफ एवरीवन आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी दो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, आपको इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ही सिर्फ लगे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा आपके बच्चे को फ़ायदा नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ उनका रोल, फिजियोथेरेपिस्ट आपके मसल्स मांसपेशियों को तो एक्टिव ले आएगा, बट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो आपके ब्रेन सेल्स को स्पेशल स्टिमुलेशन करता है, टेक्टाइल स्टिमुलेशन, स्मेल का स्टिमुलेशन, वर्बल स्टिमुलेशन, इस तरह से करके वो आपके ब्रेन सेल्स को यूज़ करना बच्चे को सिखाता है, जिसका कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। रिसेंटली लखनऊ में 3-4 ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, मेरे अपने सेंटर पे भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि हम लोग जो ईस्टर्न यूपी पे जहाँ पर इन शहरों में नहीं है, तो मैं उनसे सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग लखनऊ में कम से कम 3 महीने 6 महीने के लिए किराए पे मकान लेके रहिए, अभी मेहनत करिए। अगर ये आप अभी का वक्त लूज़ कर देंगे तो बाद में 2 साल 3 साल बाद अगर आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसको बचाएं कैसे। अर्ली जैसे कहते हैं कि आप अपने घर में जो लेबर लोग करा रहे हैं, घर में जो डिलीवरीज करा रहे हैं, इसको अवॉइड करें, क्योंकि दाइयों के साथ अगर आप डिलीवरी कराएंगे तो उसमें बर्थ एस्फिक्सिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराइए। अगर मदर की को शुगर है तो फिर उस लेडी का जो डिलीवरी है वो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर प्रॉपर NICU की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि ये बच्चों को फिर शुगर के बाद दिक्कत आती है। अगर आपके बच्चे में थोड़ा सा भी पीलिया लग रहा है तो डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, स्पेशली अगर माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो फिर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बच्चे के तुरंत जाइए। क्योंकि देखिए जॉन्डिस है, हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोक्सिया है, ये चीज़ें आप बचा सकते हैं, ये प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी हैं, जो कि अगर आपने बचा लिया तो पूरे आपके बच्चे की ज़िंदगी बच सकती है। अदरवाइज ज़ाहिर सी बात है ये बच्चे के लिए बहुत दिक्कत की चीज़ है। और सेरेब्रल पाल्सी पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा एक तरह का मैं समझता हूँ कि बर्डन हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे को लेके कहाँ कहाँ बेचारे घूमते रहते हैं, उनको कहीं भी पता चलता है कि यहाँ पर कोई इलाज कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई बाबा है, तो बेचारे बच्चे को लेके गोद में 3-3 साल के 4-4 साल के बच्चे को लेके आते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं कि साहब आपके बारे में सुना है कि आप ठीक कर देते हो। मैं कहूँ भाई आप बहुत देर में आ रहे हो, ऐसे देर में बहुत हम लोग कोशिश कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास मैं उनको रिफ़र कर देता हूँ, क्योंकि यूजुअली मैं कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के मैं खुद तो करता नहीं, बट मेरे यहाँ जो थेरेपिस्ट आते हैं मैं उनके पास मैं रेफ़र करता हूँ। वो लोग लगते तो हैं बट रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते हैं बड़े बच्चों में। बट जहाँ छोटे बच्चों में हम लोग कर रहे हैं, जहाँ 1 साल के बच्चे को 9 महीने के बच्चे को हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा रहे हैं, वहाँ हम लोग देखा है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। 1.5 साल 2 साल आते आते बच्चा चलने लगता है, बोलने लगता है। ऐसे बच्चों में फिर हम लोग हियरिंग असेसमेंट भी कराते हैं। कभी कभी बच्चों को हियरिंग प्रॉब्लम रहती है तो उसके लिए हियरिंग एड उनको दिया जाता है। ऐसे बच्चों को वैक्सीनेशन बिल्कुल हम लोग को डिले नहीं करना चाहिए, सारे वैक्सीनेशन देना चाहिए। कोई भी वैक्सीनेशन इन बच्चों को कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, तो वैक्सीनेशन, उनकी प्रॉपर डाइट, उनकी प्रॉपर हेल्थ, उनकी प्रॉपर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और दवाएं,
यही ट्रीटमेंट है सेरेब्रल पाल्सी का। इसको आप जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा और उतना जल्दी आपका बच्चा चलने फिरने के काबिल बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा मैसेज यही है कि इसको बचाइए, घरों में डिलीवरीज मत कराइए, NICUs में डॉक्टर्स के पास जाके, खासतौर पे डायबिटिक मदर्स को मैं बताता हूँ कि डायबिटिक मदर के बच्चे को कुछ भी हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, फिट्स पड़ना, इन्फेक्शन, RDS, सब कुछ हो सकता है। तो ख़ास तौर पे जिन मदर्स को शुगर बढ़ी रहती है उनको अपने बच्चों को लेके बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और ऐसी जगह पे कराएं जहाँ पर NICU की सुविधा भी उपलब्ध हो। ठीक है दोस्तों, तो सेरेब्रल पाल्सी वाले पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है कि आप लोग मायूस मत होइए। आपका बच्चा चलेगा, फिरेगा, बोलेगा, सब कुछ करेगा, थोड़ा वक्त से पीछे रहेगा, बट अगर आप लोग शुरुआत में मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा स्कूल भी जाएगा और नॉर्मल स्कूल भी अटेंड करेगा। ये मैं आपसे काफ़ी हद तक मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।